ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इस टॉपिक को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चंस तो नॉर्मली वैसे एग्जामिनर इवन ये पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेशन क्या है, या समटाइम्स इवन एग्जामिनर आस्क ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ ब्लेसिंग। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मैं उसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, इज़ अ ब्लेसिंग। तो आप इस पे कमेंट करें। अच्छा, ये बात याद रखें कि आप ये काइंडली ये एब्रीविएशंस पेपर में यूज़ मत कीजिएगा। अब जब हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो इसका ये टर्म कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुई। आपको पता है कि जो ये नर्सरी वगैरह वाले होते हैं, या जो प्लांट्स वगैरह सेल करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप देखते हैं बाज़ कुछ ऐसे टनल्स या ग्लास हाउसेस बनाए होते हैं जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर जो होते हैं उन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं, और वो जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका वो पर्पज़ ये होता है कि वो यहाँ पे ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, वो जो ख़ास टेम्परेचर है वो किस वजह से मेंटेन हो रहा होता है? ये ग्रीन हाउस के अंदर ऐसी कैसी क्या खूबी है कि जो इंटरनल टेम्परेचर है इस ग्रीन हाउस का वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। तो उसकी आपको एक सिंपल सी मैं रीज़न बताता हूँ। सन से जो रेज आ रही हैं वो उसमें कुछ शॉर्ट वेव भी हैं। अच्छा, अब ये वेव का भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये रेज की बात कर रहा हूँ तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये एक लॉन्ग वेव रेडिएशन है और मैं कहूँ ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है, तो इसमें ज़ाहिर बात है इसकी वेवलेंथ छोटी है। तो वेव जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की आ रही होती है। कुछ हम मेजरली कह देते हैं, कुछ शॉर्ट वेव होती हैं और कुछ लॉन्ग वेव होती हैं। अच्छा, ये सारी वेव जो हैं ये इसको क्रॉस तो कर जाती हैं जब आ रही होती हैं सन से। ये ग्लास को स्पेशली जो शॉर्ट वेव वो भी क्रॉस कर जाती हैं। तो ये जब आके अंदर अर्थ के अंदर ये जो रेडिएशंस हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो अर्थ इन रेडिएशंस को हीट वेव्स की शक्ल में रिफ्लेक्ट बैक करती है या एमिट करती है, उनका एमिशंस होता है। हीट वेव जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वो जो लार्जर वेव रेडिएशंस होती हैं वो इन ग्लास हाउसेस को या इस टनल को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती, और वो जो हीट रेडिएशंस हैं वो एक्चुअली अंदर ही ट्रैप कर जाती हैं। जब वो हीट रेडिएशन लाइक शॉर्ट वेव रेडिएशन अंदर आ तो गई, लेकिन जब वो हीट में कन्वर्ट होगी तो हीट वेव रेडिएशंस बाहर नहीं जा पाती। तो होता यह है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इस ग्लास हाउस का, इस ग्रीन हाउस का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर उसका, वो हीट अप हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ से ये एक टर्म निकली। अब इसका अर्थ के साथ क्या रिलेशन है? जब हम इसके अर्थ के साथ रिलेशन की हम बात करेंगे, लाइक हम कह लें कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ ऑब्वियसली एक ऑलमोस्ट राउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड शेप में तो नहीं होती, जियोइड इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं। तो अर्थ के गिर्द आपको पता है कि ब्लैंकेट है डिफरेंट एयर का, मैसेज का, जो कि हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। अब सन से जो रेडिएशंस आती हैं उनमें से सम ऑफ देम आर शॉर्ट वेव, सम ऑफ देम आर लार्ज वेव। वो रेडिएशन सिमिलरली जब वो आती हैं तो सारी की सारी अर्थ सरफेस पे भी नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी तो एटमॉस्फेयर के अंदर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो अर्थ सरफेस पे भी पहुंचती हैं उसमें से बहुत सारी अर्थ सरफेस पे हिट होकर रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ये बकायदा इसको अर्थ एनर्जी बजट बोलते हैं, जो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए एक छोटी सी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अब ये जो रेडिएशंस हैं, या उस पर आपको क्या आर्टिकल में शेयर कर दूंगा, ये जो अर्थ एनर्जी बजट है, ये जो रेडिएशंस हैं जब अर्थ इनको ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसके बाद जब इनको एमिट करती है तो अगेन क्या होता है कि ये हीट वेव की रेडिएशंस होती हैं। तो अर्थ के गिर्द ये जो एयर का ब्लैंकेट है, स्पेशली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, और उसमें मीथेन गैस हो गई, सॉरी CH4, और इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये वाली जो गैसेज हैं ये इन हीट रेडिएशंस को बाहर वापस नहीं जाने देती, बल्कि ये जो हीट रेडिएशन है उसको ये अंदर ही ट्रैप कर लेती हैं। जब अंदर ही ये ट्रैप कर लेती हैं तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है।
और इस ग्रीन हाउस की वजह से अर्थ का जो एवरेज इंटरनल टेम्परेचर है इंटरनल एटमॉस्फेयर का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि अगर ये एयर का ब्लैंकेट ना हो तो ये एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, -डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो फ्रॉम हियर कम्स द क्वेश्चन कि इज ग्रीन हाउस इफेक्ट अ ब्लेसिंग। तो यहाँ पे आप फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑब्वियसली ब्लेसिंग है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। हमारा मेन एम्फसिस लाइफ पे है। अगर ये टेम्परेचर -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आप ये सोचें कि बहुत ही कम इनहेबिटेबल एरिया रह जाएंगे जहाँ पे आपकी लाइफ सर्वाइव कर सकेगी। लाइक अभी जिस तरह आप देखते हैं कि आर्कटिक या एंटार्कटिक पे लाइफ का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अगर टेम्परेचर एवरेज -90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हो सकता है कि देयर आर सम एरिया जहाँ पे वो -100 भी क्रॉस कर रहा होगा या -150 में भी हो सकता है हो। तो ये एक मेजर रीज़न आ गई। सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं या सम ऑफ द जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ ब्लेसिंग। आप इसको इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं कि इट इज़ अ बोथ, इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल, जिसके मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ, एंड इट्स अ कर्स एज वेल। अब ये ब्लेसिंग और कर्स दोनों पे आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ब्लेसिंग का तो आपको सिंपली बता दिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही आपकी जो लाइफ है उसको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो एवरेज इट्स सूटेबल फॉर लाइफ। उसमें मैक्सिमम जो है सर्टन एरिया पे समर सीजन के अंदर वो 48-50 तक टेम्परेचर पहुंचता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म कंसीडर किया जाता है। लेकिन मिनिमम जो है वो आपका जो है सर्टन एरियाज़ के अंदर जो आर्कटिक या एंटार्कटिक है उसमें -50 तक भी चला जाता है, तो वो आप वहाँ पे आप लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते। अब कर्स ये किस लिहाज से है? कर्स ये इस लिहाज से है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर इन गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होता है कि आपका ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये राइज करना शुरू हो जाता है। जब एवरेज टेम्परेचर आपका राइज करता है तो उसकी वजह से आपकी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी किस वजह से हो रही है, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है। सो देयरफॉर दिस इज कर्स एज वेल। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या ओपिनियन लेना है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ ब्लेसिंग और अ कर्स। आप दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारा जो इसके बाद साथ ही जो हम नया टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर जो राइज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको हम कहते हैं इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो तो एक हो ही रहा था। इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लाइक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन 0.03%, जो कि आपको लगता है बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, ये 0.04 तक बढ़ती जा रही है और सर्टन सिटी सेंटर्स के अंदर तो इसकी कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा चली जाती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अब इनकी कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट जो है वो एयर के अंदर जब इंक्रीज करती जा रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीट की जो कैप्चर है अर्थ के इर्द गिर्द, जो हीट का जो कैप्चर है वो बढ़ता जाता है, तो जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाता है। इवन के 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा एवरेज टेम्परेचर है और ये अगर बढ़कर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, दिस 1 डिग्री इंक्रीज इज डिजास्टर्स फॉर द इकोसिस्टम। जो आपका इकोसिस्टम है वो बड़े ही नाजुक से बैलेंस के अंदर काम कर रहा होता है। तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो राइज भी है टेम्परेचर का वो बहुत ही नुकसानदेह है। इसको हम इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ अर्थ के या ग्लोब के टेम्परेचर को इंक्रीज होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पे या ओवरऑल वेदर चेंजेस आ रही हैं। ओवरऑल अर्थ के अंदर बहुत सारी इवन बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, और इवन उसमें आप क्या लें कि
ये वेदर या एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा इकोनॉमिक उसकी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो वो जो ओवरऑल एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है आपको पेपर में, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है, सबसे पहले आप इसकी रीजंस क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रीजंस क्या हैं, सिंपल बात याद रखें कि इनकी रीजंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अक्सर बुक्स के अंदर आप देखेंगे कुछ आपके नेचुरल काजेज हैं कि जो कि शुरू दिन से मौजूद थे। लाइक उसमें क्या है कि जी उसमें सोलर एक्टिविटी है, कि ओवरऑल जो सन की जो एक्टिविटी है उसमें भी चेंज आती रहती है कि सोलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर इसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होगी तो उसकी वजह से भी हीट बढ़ेगी, और इवन उसकी वजह से जो गैसेस बनती हैं वो भी हीट को ट्रैप करेंगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि जी इसमें सर्टन अदर नेचुरल फैक्टर्स हैं कि ओवर द ईयर जो है वो अर्थ के अंदर एक बाकायदा साइकिल चल रहा है, ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लोबल हीटिंग का एक कंसेप्ट है कि ज़मीन जो है वो फॉर सम ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स या ठंडी हो रही होती है, फिर सम अदर ईयर्स जो है वो क्या हो रही होती है, गर्म हो रही होती है। उसको ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लोबल हीटिंग बोलते हैं, वो नेचुरल साइकिल हैं। लेकिन कुछ जो हैं जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जिनको हम ह्यूमन काजेज या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बोलते हैं, ये जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं मेजर काज हैं। साइंटिस्ट ये समझते हैं कि ये एक मेजर फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो आपका अर्थ है उस पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से हो रही है। उन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो याद रखें, वो क्या है, वो आपका कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन है, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि आप जब दरख्त काटते जा रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। उसमें आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो सॉरी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक की वजह जो ट्रांसपोर्ट है जितनी भी उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल जो एमिशंस हैं उसकी वजह से आपका आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। सो देयर आर माइरियड्स ऑफ फैक्टर्स के जो आपका ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर के अंदर अमाउंट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उससे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जब वो बढ़ेगा, जैसे हम बोलते हैं इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, सबसे पहला तो ये होता है कि इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज अबाउट कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है अर्थ का, तो जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब उस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में और क्या कुछ हो सकता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इनमें सबसे पहली बात है कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर जो चेंज है वो आपकी किन किन चीज़ों को, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो किन किन चीज़ों को आपकी इफ़ेक्ट कर रही है। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, मैं यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो बताता जाऊँगा। सबसे पहली बात है इसमें ये होगा कि आपका सी लेवल भी राइज़ करेगा। सी लेवल राइज़ करेगा तो उससे क्या होगा, जो आपके कोस्टल सिटीज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। जब कोस्टल सिटीज़ जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, इनंडेशन या कोस्टल सिटी की फ्लडिंग होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका माइग्रेंट्स का एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एपिडेमिक्स आना शुरू हो गई, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आप डेंगी दे सकते हैं। डेंगी एपिडेमिक्स की एक एग्जांपल है कि ये भी टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो गया। बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव कर सकती हैं। अगर वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा या कम होता है तो आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। आपके जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग शुरू हो गई है। जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग शुरू हो गई है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो क्या कहते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक है, आर्कटिक का और एंटार्क्टिक का जो एरिया है उनकी जो है साइज़, आर्कटिक साइज़ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। वो रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि
उसके अंदर ही वहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि उसके नीचे ये साइंटिस्ट समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मीथेन गैसेस के रेजरवायर हैं, वो फर्दर मीथेन गैस जो है वो निकलेगी तो वो फर्दर इस इशू को एग्रेवेट करेगी, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो आपकी काज करती है ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद ग्लेशियर मेल्टिंग जब होगी तो इससे आपके जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी आएंगे, एक तो ग्लेशियर मेल्टिंग से भी आएंगे और ओवरऑल भी इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचर डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। लाइक अभी जो साइक्लोन्स की तादाद है या हरिकेन्स की तादाद है या टाइफून्स की तादाद है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा इरेटिक होना शुरू हो गई हैं। वेदर पैटर्न्स आपके चेंज होना शुरू हो गए हैं। नेचर डिजास्टर के बाद अगला आ गया वेदर पैटर्न। लाइक आपका जो सर्दियों का सीज़न है किसी जगह पे वो सुकड़ रहा है, कहीं पे गर्मियों का सीजन कंटैक्ट करता जा रहा है, तो वेदर पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं। और ये जो आपके वेदर पैटर्न्स होते हैं दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रॉपिंग कल्चर। किसी भी एक ख़ास एरिया के अंदर कौन सी फसल लगाई जाती है उसका ताल्लुक जो है वो उस एरिया के वेदर से होता है। अब अगर सिंध के अंदर जो है वो केला बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, या मुल्तान रंगियार खां इधर मैंगो बहुत ज़्यादा होता है, या सरगोदा के अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं किन्नू बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह अगर सखर के अंदर खजूरें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनका ताल्लुक डायरेक्टली क्लाइमेट से है। अब अगर सखर में उस लेवल की गर्मी नहीं पकेगी तो वो खजूरें कभी भी राइप नहीं होंगी। तो उन खजूरों को पकने के लिए, ड्राई होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी और ड्राई इन्वायरमेंट चाहिए। तो जब ये क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो उसकी वजह से आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो देयर इज़ अ एंडलेस लिस्ट कि जो आपकी क्लाइमेट की वजह से जो है वो जो इसमें चेंजेस आ रही हैं, क्रॉपिंग पैटर्न इसका चेंज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को अब उसके बाद आपका यहीं पे आ जाता है कि ये टेम्परेचर चेंज जो है या जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि उसको आपने एमिलियोरेट कैसे करना है, इस सारी चीज़ को आपने टैकल कैसे करना है। अगर इसको दो लफ्ज़ों में अगर हम इसकी बात करें कि जनाब ये कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो वो तो सिंपल सा आपको ये बता दें कि जनाब आपका जो है टेम्परेचर जो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका कॉज है, जो रूट कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। ग्रीन हाउस के एमिशंस को रिड्यूस करना है, उसको आपने नीचे लेके आना है। अच्छा, उसका देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं कि जी क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक्चुअली एक बड़ा फ्रेमवर्क था, उसका हिस्सा है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये UNFCCC तो क्योटो प्रोटोकॉल उसका हिस्सा है। मतलब हम कुछ इंटरनेशनल लीगल मेजर्स भी ले रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे अर्थ आर दुनिया के अंदर मूवमेंट होती है कि जनाब 1 घंटे के लिए तमाम लाइट्स बंद कर दें, एनर्जी कंजप्शन ज़ीरो कर दें। अर्थ समिट होता है। ये तो हो गया कि जो ओवरऑल डिफरेंट कह लें कि कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड के अंदर वो इस इशू को सेंसिटाइज कर रहे हैं इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर कि आपने किस तरह से अपना ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, कम करना है। इनके अंदर फिर वो स्पेसिफिक मॉडलिटीज़ को तय किया जाता है। इसमें हमारा जो है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की मैं बात कर रहा था कि आपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल करना है। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल की बात करते हैं तो आपका सबसे मेजर क्या है कि आप इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जो भी बर्निंग हो रही है उसको आप कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर जो है वो बर्निंग हो रही है उसको आप कंट्रोल करेंगे। फिर इवन एग्रीकल्चर फार्मिंग, हमें अपना जो ईटिंग या जो हमारे डाइट पैटर्न्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, इसको भी हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जो फार्मिंग है, एनिमल फार्मिंग, डिफरेंट जो है वो रिसर्चेज आ रही हैं कि जो मीट फार्मिंग है इट इज़ आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो हमें मीट फार्मिंग जो है, मीट की कंजप्शन को हमें कम करना पड़ेगा। एक तो ये तरीकाकार हो गया। फिर उसके बाद है कि आपको फॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। डिफॉरेस्ट्रेशन जो है उसको रोकना है और नए फॉरेस्ट लगाने हैं, जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी। ये इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पॉइंट, लाइक इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट जो कि अगर ट्री का किसी भी कंट्री का ट्री कवर जो है या कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं तो आपने उसको जो है वो इम्प्रूव करना है। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने जो है
वो लॉन्च करना है, ताकि लोग जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ट्रांसपोर्ट फ्री जोन लाइक जो पाकिस्तान के अंदर तो ये कंसेप्ट नहीं है, जो डेवलप वर्ल्ड हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो सिटी का एक सेंट्रल जो एरिया होता है उसमें वो कह देते हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती, वो कार फ्री उसको जोन बोल देते हैं, या वो क्या कहें मोटर फ्री उसको एरिया कह देते हैं कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपकी नहीं आ सकती। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद आप कार फ्री जोन जो हैं वो आप बनाएंगे, कार फ्री जोन्स आप डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट इसके अंदर आपका क्या आ जाता है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे आपकी जो एनर्जी की कंजप्शन है वो कम से कम हो जाए, एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आप जाएं। क्योंकि मेजर जो आपका याद रखें कि जो इसमें हो रहा है वो एक्चुअली एनर्जी की जो है वो प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आपके फॉसल फ्यूल्स की जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है लास्टली मैं इसमें कहूँगा कि अल्टरनेटिव एनर्जी या जो हमारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं आप उसकी तरफ भी ट्रैवल करें। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसकी बात है विंड एनर्जी हो गई, ये आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी के चैप्टर के अंदर। रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपका विंड एनर्जी आ गया, हाइडल आ गया, सोलर आ गया, कि जिसके अंदर आपका फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता। जब आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो उससे भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह करके आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को जब कम कर लेंगे तो आपका जो है वो इन्वायरमेंट जो है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।